अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेशेंट्स ने जो है वो किया है कि 70-30 इंसुलिन जब वो यूज़ करते हैं तो दिन के वक्त उनकी शुगर जो है वो बहुत हाई रहती है, मतलब, और रात को जब 2 बजते हैं, जब वो सो रहे होते हैं, तो उनको ठंडे पसीने और घबराहट होती है और यानी कि शुगर लो हो जाती है। क्या ये एक मिथ है या 70-30 को इस्तेमाल करने से ये कंडीशन मरीजों की होती है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। 70-30 जो इंसुलिन है ये बहुत हमारे यहाँ कॉमनली इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन है। जब भी मरीज़ इंसुलिन शुरू करते हैं तो अक्सर फिजिशियन उनको 70-30 इंसुलिन इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे इन डिटेल कि ये 70-30 का मतलब ही क्या है और ये क्या इंसुलिन है और ये ऐसा क्यों होता है कि दिन को शुगर हाई रहती है और फिर रात को शुगर लो हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि बॉडी में जो इंसुलिन जिस बॉडी को चाहिए होती हैं जिस्म को, वो 2 तरह की इंसुलिन होती है। एक इंसुलिन वो जो हमारे खाने को कवर करे। अच्छा। यानी हमने नाश्ता किया है, हमने लंच किया है या हमने डिनर किया है, तो उसको इंसुलिन उसके साथ मैच करके उस खाने को कवर करे और उससे बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल में ले आए। इसको हम कहते हैं रेगुलर इंसुलिन या ज़रा जिसको कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो एक तो ये चाहिए होती हैं और एक इंसुलिन वो चाहिए होती हैं जो ज़रा लंबे अरसे के लिए असर रखती हैं और जो खाली पेट ज़रूरत को पूरा करती हैं। अच्छा। मसलन आप रात को सो गए हैं, जब सुबह पेशेंट उठते हैं तो ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, उस हाई ब्लड शुगर लेवल को भी कवर करना होता है। तो ऐसी इंसुलिन चाहिए होती है जो जिसका असर या दौरानिया जो है काम करने का वो ज़रा लंबा हो, 12 घंटे से 14 घंटे हो। ऐसी इंसुलिन फिर आपके नाश्ते से पहले के शुगर लेवल को कवर करती है। ठीक है। जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं 70/30 तो इससे हमारी मुराद ये होती है कि इसमें 70% वो इंसुलिन है जो 12 से 14 घंटे या 16 घंटे तक असर करेगी और ये इसको हम अदरवाइज दूधिया इंसुलिन कहते हैं या NPH इंसुलिन कहते हैं। जो दूसरा पोर्शन है वो 30% है। जी जी। ये हमने खाने से आधा घंटा पहले लगाया है 70-30 को। तो इसमें से जो 30% वाला पोर्शन है वो हमारे इमीडिएट उसके मील के बाद वाली शुगर को कवर करेगा। यानी हमने नाश्ता किया तो उसको कवर करेगा, रात का खाने से पहले इंसुलिन लगाई तो रात के खाने को कवर करेगा, और वो जो 70% वाला पोर्शन है उसका असर लेट शुरू होगा। अब मैं इसको ज़रा मज़ीद सिंपल कर देता हूँ कि आपने सुबह 8 बजे 70-30 इंसुलिन लगाई, उसमें से जो 30% पोर्शन है उसने फौरी नाश्ता कवर किया और 2 बजे के बाद जो पोर्शन है 70% वाला उसने अपना काम शुरू कर दिया और रात 8 बजे तक वही काम करता रहा, लॉन्ग एक्टिंग के तौर पर। अच्छा, अब आपने रात 8 बजे दूसरा शॉट ले लिया रात के खाने से आधा घंटा पहले। पहला जो हिस्सा है 8 से 2 बजे का वो रेगुलर इंसुलिन 30% ने कवर कर लिया जो कि अमाउंट में कम है, 30 जैसे नाम से वो 30% जो है। हाँ। और मिस्टर 30% है ये तो वो जो 70% है उसने आपका दूसरा हिस्सा जो 2 बजे रात को उसका असर पीक पे आ गया। हाँ। तेज तर हो गया उसका असर। तो रात के 2 बजे अगर तो वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई बॉडी के लिए और उस वक्त ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं है तो उस वक्त शुगर लेवल लो होने का भी इम्कान हो जाएगा। अच्छा, तो क्या रात की जो डोज है, जैसे आपने कहा कि सुबह की शाम की, जब तो उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है डिफरेंट तरीके से? पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ कि रात के 2 बजे उसका जो 70% पोर्शन है उसने अक्सर अपना एक्शन तेज़ तर कर लिया। एज ए रिज़ल्ट मरीज़ सोया हुआ था, ठंडे पसीने आए, दिल घबराया, मरीज़ की ब्लड शुगर लेवल लो हो गई, लो से। अच्छा, और दिन को इसी मरीज़ के अंदर क्योंकि वो 30% रेगुलर इंसुलिन ले रहा है और अगर उसे लुकमे ज़्यादा ले लिए हैं, उसने खाना ज़्यादा ले लिया है, तो वो 30% पोर्शन उस पर पूरा नहीं पड़ा। अच्छा। तो उसके दिन को शुगर हाई रहेगी लेकिन रात के 2 बजे लो होने का भी खदशा रहेगा। अच्छा। तो ये वो मरीज़ है जो अब इस मसले का से दुश्वार है, शिकार है कि जिसके घर 2 किस्म के मसले आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया भी आ रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया भी आ रहा है, और मरीज़ बेचारा जो है वो सोचता है कि उनमें कितने जाऊँ कि ए चंगी मुसीबत है कि मैं इंसुलिन भी लगा रहा हूँ और शुगर जो है बजाय इसके कि मेरी
काबू में आए या नॉर्मलाइज ऊपर नीचे हो रही है। वो कभी हाई हो रही है और कभी लो हो रही है। तो जिसके घर दो किस्म के मसले आने शुरू हो जाते हैं ना, वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इस मसले का जो हल है वो शायद 70-30 को एडजस्ट करने में नहीं है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब आप 4 यूनिट इंसुलिन बढ़ाते हैं 70-30 की, तो उसमें एक पोर्शन रेगुलर इंसुलिन होता है जिसका असर फौरी होना होता है, और 3 पोर्शन वो होते हैं जिनका असर रात 2 बजे आता है। यानी शाम को 8 बजे आपने 4 यूनिट लगाए हैं, तो 1 यूनिट आपका डिनर कवर कर रहा है और 3 यूनिट आपके पूरी होल नाइट रात के 2 बजे असर तेज कर रहे हैं, वो फास्टिंग कवर कर रहे हैं। सो बाहर के ममालिक में ऐसे होता है कि उनके पास एक कॉम्बिनेशन 50-50 मिलता है, अच्छा तो रात को वो 50-50 इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, उसमें पोर्शन जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का है, जो रात के 2 बजे जिसने काम करना है, वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट रात को हाइपोज होने का इंसिडेंस कम हो जाता है। तो 50-50 वो रात को लगा लेते हैं, और सुबह के टाइम पे ये पोर्शन 70-30 वाला ठीक रहता है, सुबह वो लगा लेते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जब हम किसी को 70-30 सुबह लगवाएं और 50-50 शाम को लगवाएं, तो मरीजों का पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब अब मैं 2 इंसुलिन लगाऊंगा। हालांकि प्रिक तो वो एक ही ऐसी ही है समझा जाए तो, लेकिन साइकोलॉजिकल, हाँ, ये बात फिर यहाँ तक नहीं रहती। वही पेशेंट जब अपना प्रेस्क्रिप्शन लेके, ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो हम रोज़ाना सुनते हैं और एक्सपीरियंस के साथ हमारे नाले में आती रहती है। अब एक और डॉक्टर साहब के पास वो नुस्खा लेके चला गया, उन्होंने कहा ये क्या यार डॉक्टर साहब ने आपको सुबह अलग पेन लगवाया हुआ है, रात को अलग पेन लगवाया हुआ है, इस तरह भी होता है भला? तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बना दी, मरीज का माइंड और ख़राब हो गया इस पर। अब वो ऐसे ही ये बातें चल रही होती हैं, तो इसमें मरीज कन्फ्यूजन का शिकार होता है। उसको गाइड करने की बजाय अगर मरीज के पास भी टाइम हो और डॉक्टर के पास भी टाइम हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा, जो कोई भी मुकालमा चल रहा होता है ये जो डायबिटीज़ के हवाले से, वो मुकालमा उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक ये फैसला ना हो जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी है। शुगर कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, वॉक करनी किसकी जिम्मेदारी है, एडजस्टमेंट करनी किसकी जिम्मेदारी है। और शुगर के मरीज को बहरहाल वो कहते हैं ना, आधा एक डॉक्टर बनना पड़ता है। उसे समझना पड़ता है कि मेरी इंसुलिन की मैकेनिक्स क्या है, ये 70% का क्या मतलब है, 30% का क्या मतलब है, रात के 2 बजे लो हो जाए तो मैंने क्या करना है। यानी ये एक पूरी साइंस है, एजुकेशन है। दैट इज़ वाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एजुकेशन है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट दवाइयाँ नहीं है, इंसुलिन नहीं है, एजुकेशन है। और यही वजह है कि डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जोर देता है। सही, जब एजुकेट करेंगे, लोगों को समझ आएगी, तो लोग उसके मुताबिक अपने आप को डालेंगे। राइट। तो ये जो 70-30 का जो इस तरह के मसले आने शुरू हो जाएं, कई तो ऐसे खुश नसीब मरीज होंगे जो 70-30 लगाएंगे, ब्लड शुगर लेवल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, फास्टिंग भी ठीक, रैंडम भी ठीक, रात के 2 बजे भी लो नहीं हो रही, और वो भी कंफर्टेबल है। एक शॉट है सुबह, एक शॉट शाम लगा लेना है। डॉक्टर भी खुश है कि समझाना नहीं पड़ा, बस सीधा सीधा एक सुबह लगाना है, एक शाम लगाना है। अगर इससे मसाइल आ जाए तो फिर डॉक्टर और मरीज को दोबारा बैठना चाहिए, बैठ के इनको रेगुलर और NPH दोनों के जो केमिकल जो तज्जिया आगे एनालिसिस अगर करें 70-30 का, तो उसमें 30% R और 70% N है, तो वो रेगुलर और NPH की अलग-अलग वायल्स जो हैं वो ले लेनी चाहिए, और उनको एक ही सिरिंज में भर के सुबह शाम मुख्तलिफ रेशो से लगाया जा सकता है। अच्छा, अपनी अब जो आपने कहा ना कि रात 2 बजे लो हो रही, तो इसके अलावा रात की एन को कम करने की ज़रूरत है। तो 70-30 में तो ऑलरेडी कंबाइंड चीज़ें हैं, वो तो एक फॉर्मूला बना लिया उन्होंने, उसमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। सो आप बहुत सारे जो ये जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको देखेंगी कि वो जब ब्लड शुगर लेवल लोगों की ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हों, तो वो रेगुलर NPH का इस्तेमाल करते हैं। राइट। और ये एक राइट अप्रोच है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो बच्चे हैं टाइप 1 के, इनका अक्सर मसला इनका रात 2 बजे वाला होता है। अच्छा।
और इनको दिन को 3 दफ़ा रेगुलर इंसुलिन लगती है। ये 70-30 तो नहीं लगाते, यूजली इनको लगानी भी नहीं चाहिए, इनको ये अलग-अलग लगानी चाहिए, खाने वाली इंसुलिन और रात सोने वाली। तो रेगुलर इंसुलिन 3 दफ़ा दिन को लगाएं और रात को 10 बजे ये एक लेंटस या लेवीमिर का इंजेक्शन लगाएं जो इनकी फास्टिंग कंट्रोल करे। अगर किसी वजह से लेंटस और लेवीमिर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर हिमोलिन एन का इस्तेमाल करते हैं रात को 10 बजे। राइट। ऐसे बच्चों को भी रात को कई दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब उसका भी हाल यही होता है कि इनको स्विच किया जाए ये दूसरी लेंटस और लेवीमिर इंसुलिन के ऊपर, ठीक है, या या इनकी डोजेज कम की जाए, मतलब ये इनको एजुकेट करना होता है। और या फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए एट टिल दे अचीव द एज ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल बाद बच्चा थोड़ा हाइपोग्लाइसीमियस के बारे में अपनी जो इलामात है उनके रिकग्निशन के बारे में बता सकता है। 10 साल तक के बच्चे में हम हीमोग्लोबिन A1C को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, एवॉइडिंग हाइपोग्लाइसीमियास, हाइपोग्लाइसीमिया से बचते हुए। राइट। पिछली 1-2 प्रोमो में कुछ हमारे नाजरीन कह लें या क्या कहते हैं, हमारे ऑडियंस ऑडियंस है, उनके ख्याल था कि हम इंग्लिश के वर्ड्स और या टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ना किया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सादा ज़ुबान में ही बात करूँ। अच्छा अच्छा। और फिर कई लोगों को ये भी इतराज़ होता है, तो कोशिश करते हैं कि हम बैलेंस किया करें। मेरे ख्याल में हम लोग तो जहाँ मैं इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ वहाँ आप बैलेंस कर दी करें मामले को। चलें, मैं बिल्कुल ये तो बात हो गई इंसुलिन के जो भी इम्तजाज हम जिस पे बात 70-30 है, जो भी बाकी आपने गाइडलाइन जो है सुनने वालों को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि डायबिटिक टाइप 1 जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मज़ीद कौन कौन सी ऐसी बीमारियां पैदा होने के खदशात होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। डायबिटिक टाइप 1 मरीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब हम ऑटो इम्यून कहते हैं इसका मतलब बॉडी का अपना सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है, जिसने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करना था, बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करना था, या वह बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म था, उसने बॉडी के कुछ अपने पार्ट्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो वो क्या कहते हैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये कुछ ऐसे ही हो जाता है ना कि घर के अंदर ही जो बॉडी का अपना सिस्टम है, बॉडी का अपना जो सिस्टम है वो अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, अपने ऑर्गन्स को। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और इसके साथ बाकी ऑर्गन्स में भी इस तरह का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। वो कौन से ऑर्गन्स में हो सकता है? एक तो थायराइड है, थायराइड के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिससे बच्चे हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं, यानी उनकी बॉडी में थायराइड नामी हार्मोन की कमी हो जाती है। और अगर थायराइड नामी हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे उनकी ग्रोथ, उनकी ब्रेन की ग्रोथ मुतासर हो सकती है, जिसमें हाइट है, उनकी इंटेलिजेंस मुतासर हो सकती है, वो ओवरवेट हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर स्क्रीनिंग करा के उस TSH और फ्री T4 नामी टेस्ट करवाने चाहिए ताकि थायराइड की बीमारी को डिटेक्ट किया जाए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो ग्लूटन नामी एक केमिकल जो गंदम में पाया जाता है उससे सेंसिटिव हो जाते हैं, वो ग्लूटन सेंसिटिव डिजीज़ हो जाती है, वो खा नहीं सकते उसको, वो फिर ग्लूटन नहीं खा सकते, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है। उनकी एंटीबॉडीज़ को कहते हैं सीलिएक डिजीज़ की एंटीबॉडीज़। इस डिज़ीज़ को जिसमें ग्लूटन से बच्चा सेंसिटिव होता है उसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। और ये जो सीलिएक डिजीज़ है इसकी जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं एंटी-TTG, आसान लफ्ज़ों में एंटी-TTG। बाकी ज़ाहिर है हर पेशेंट, बच्चा जो है ये पेशेंट अपने फिजिशियन से रब्ता करके इसको लिखा लेगा टेस्ट को, तो इसको हम एंटी-TTG कहते हैं। अच्छा, 2 ये टेस्ट हो गए। कुछ बच्चों के अंदर बॉडी के जो इंटरनल स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं या ऑटोइम्यून एड्रीनल डिजीज़ कहते हैं। और ये एक और हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल नामी हार्मोन होता है जो एक ग्लैंड जो हार्मोन के बनाने वाले गदूद है, एड्रीनल नामी गदूद जो है जो किडनी के ऊपर होता है, गुर्दों के ऊपर होता है, वहाँ से उसने निकलना होता है, वहाँ से अंडर प्रोडक्शन हो जाती है, तो उसका टेस्ट करवा सकते हैं
उसको कहते हैं सीरम कार्टिसोल लेवल, और उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ कराई जा सकती है। तो ये 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जिनकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ को, ताकि अगर एक बीमारी के साथ दूसरी 2-3 बीमारियां भी हैं तो उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए। अच्छा अच्छा, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे मरीज पेशेंट्स हैं उनके अंदर डायबिटीज़ की वजह से किडनी या आँखों की बीमारी से बचाव के बिल्कुल सही। कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, उन पर रोशनी डाल दीजिए। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 है या डायबिटीज़ टाइप 2 है, ये सारी जो डायबिटीज़ की टाइप्स हैं इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो पेचीदगियाँ होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी बड़ी बड़ी खून की जो नालियाँ वो इफेक्ट होती है, जैसे कि किसी के पाँव की बीमारी शुरू हो जाती है, या किसी मरीज़ में हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है, या किसी मरीज़ में स्ट्रोक हो जाता है, खालज हो जाता है। ये सारे बड़ी बड़ी वेसल जो होती है, बड़ी खून की नालियाँ जो हैं, इनको इन्वॉल्व करने वाली बीमारियाँ हैं। और कुछ बीमारियाँ हैं जो खून की बारीक नालियों को इन्वॉल्व करती है, उनको माइक्रोवास्कुलर कहते हैं। उसमें असाबी तकलीफ़ है, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, उसमें किडनी डिजीज़ जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, और आई की डिजीज़ है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। इनके लिए टेस्ट करने चाहिए। तो ये जो किडनी डिजीज़ का टेस्टिंग है ये 5 साल बाद शुरू हो जानी चाहिए। यानी अगर बच्चे को आज डायग्नोसिस हुई है डायबिटीज़ की 2010 में, तो 2015 में उसके टेस्ट होने चाहिए, 2015 में, 2020 में होने चाहिए। तो ये है कि उस टेस्ट का नाम है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ये वो टेस्ट है जो हमें किडनी की डिजीज़ के बारे में बहुत जल्द पता लगा के दे देता है कि अब हो रही है बीमारी शुरू या नहीं, किस स्टेज क्या है। या मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग अपना यूरिया और क्रेटिनिन टेस्टिंग करवाते हैं। यूरिया क्रेटिनिन टेस्टिंग आपके किडनी का फंक्शन का टेस्ट है, लेकिन ये किडनी की डिजीज़ का या ज़ियाबीतस से जो गुर्दे मुतासर होते हैं उनकी बीमारी का जल्दी पता नहीं लगाता। अच्छा, ये स्टेज 4 पे पता लगाता है। तो हमने तो बीमारी को स्टेज 1 पे पकड़ना है। तो स्टेज 1 पे अगर पकड़ना है तो टेस्ट माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया है, द बेसिक वन। हाँ, बेसिक वन। यूरिया क्रेटिनिन अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब अब बीमारी आगे चली गई है, अब रिवर्सेबल नहीं है, वहाँ पे स्टॉप। जबकि माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया जो है ऐसी स्टेज है जहाँ से बीमारी दवाइयों के ज़रिए रिवर्स की जा सकती है। अच्छा। या कम से कम उसको स्लो डाउन ज़रूर किया जा सकता है, डिले हो जाए वो। तो ये जो लोग कहते हैं कि मेरे गुर्दे ठीक हैं, मैंने क्रेटिनिन टेस्ट कराई है, इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया करवाना ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आई डिजीज़, आँखों की बीमारी का। तो एक होता है कि आँखों का नंबर टेस्ट करवाते हैं, आप ऐनक लगवाते हैं, ये अलग बात है। हम जो कहते हैं आँखों को मुआयना करवाएं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्राइवर के साथ जाएं डॉक्टर साहब के पास, या वटएवर कोई साथ अपना गार्डियन ले जाएं, और आप आँखों की पुतली के अंदर जो कतरे डालते हैं उससे पुतली फैल जाती है। अच्छा। तो आप फिर आधा घंटे बाद डॉक्टर साहब से मुआयना करवाते हैं। अच्छा। लेकिन उससे थोड़ी देर ब्लरिंग रहती है, जब आप वहाँ से निकलते हैं ना क्लिनिक से, तो कुछ अरसे के लिए ब्लरिंग हो सकती है ना, इसलिए मैंने कहा ड्राइविंग नहीं कर सकते ना उसके बहुत ही बात। ओके। तो आँखों का डिटेल्ड मुआयना फंडोस्कोपी उसको कहते हैं, उसके लिए ये कतरे डाल के आँखों को फैलाना उनकी पुतली को ज़रूरी होता है, प्यूपिल्स को, ठीक है। राइट। इसको टेस्ट को कहते हैं फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी, हाँ जी। और ये टेस्ट भी हर 5 ईयर के बाद होना चाहिए, ठीक है। टाइप 1 में 5 ईयर पे शुरू करते हैं, टाइप 2 में पहले दिन ही इसको स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो और कोई टेस्ट जो करने वाले हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होती है, ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता होता है, और इसी तरह HbA1c है, उसको हमें हर 3 महीने बाद करवाना चाहिए, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ट्रीटमेंट सही सिमत में जा रही है या नहीं जा रही। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई एक छोटा सा मैसेज आप सुनने वाले को देना चाहें? छोटा सा मैसेज ये है कि अगर आप 70-30 इंसुलिन के हवाले से इन मसाइल का शिकार हैं कि दिन को शुगर हाई है और रात को शुगर लो हो रही है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 2 सेपरेट वायल पॉलिसी पे चले जाएं, डिफरेंट वायल्स इस्तेमाल करनी शुरू करें। एक ये हो सकता है, या दूसरा प्लान ये हो सकता है कि आपको वो लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन पे कर दें, जो कि आजकल अवेलेबल हैं, ऑल दो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है। ठीक है।
और फिर दूसरा में से टाइप 1 बच्चों के लिए है कि जब बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो थायराइड, आपके स्टीरॉयड्स की बीमारी और आपका जो सिलिक डिजीज़ है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, इनके टेस्ट ज़रूरी होते हैं, उनको साथ साथ करवाना चाहिए। और जब पेचीदगियों को देखने के लिए आपको माइक्रोबियम यूरिया किडनी के लिए और आँखों के लिए फंडोस्कोपी करवानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से एक नए टॉपिक साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।